हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि स्वपरागण के कौन कौन से युक्ति होते हैं और स्वपरागण के लाभ क्या होते हैं और स्वपरागण के हानि क्या होते हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले क्लासेस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि स्वपरागण की कौन कौन सी युक्तियाँ हैं। जैसे उसमें मैंने बताया था कि द्विलिंगिता क्या है और उसके बाद निमिलता क्या है। उसमें ये सारा टॉपिक हम लोगों ने उसकी युक्तियाँ में बता लिए थे। हालांकि मैं स्वपरागण के लाभ और हानि भी बताया था, लेकिन पता नहीं किस कारण जो है कि पूरा जो है कि सही नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे वीडियो को कट करके अपलोड करना पड़ा था। बट आज मैं इस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा कि स्वपरागण के कौन कौन से लाभ होते हैं और स्वपरागण के कौन कौन से हानि होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग हो जाएगा हम लोगों का स्वपरागण। स्वपरागण के क्या चीज़, स्वपरागण के दो चीज़ देखेंगे। एक देखेंगे स्वपरागण के क्या चीज़, तो स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण के क्या चीज़, तो स्वपरागण के लाभ देखेंगे। और दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे स्वपरागण के क्या चीज़, तो स्वपरागण के हानि। बात सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ पे स्वपरागण के कौन कौन से लाभ होते हैं, स्वपरागण के कौन कौन से हानि होते हैं। यदि हम इस टॉपिक को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, तो इसके बाद आएगा परपरागण। ठीक है, क्या आएगा, परपरागण आएगा। फिर परपरागण में भी युक्तियाँ देखने को मिलेगा और उसमें उसके लाभ कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से हानि होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि स्वपरागण के कौन कौन से लाभ होते हैं। ठीक है, तो स्वपरागण के लाभ में सबसे पहले अगर कोई चीज़ हमें समझना है तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि स्वपरागण यानी कि जो पादप होते हैं, ठीक है, पुष्प में स्वपरागण निश्चित होती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पुष्प होते हैं, पुष्प में स्वपरागण क्या होते हैं, तो पुष्प में स्वपरागण निश्चित होते हैं। तो पहली बात यह है कि अगर पुष्प है तो उसमें स्वपरागण क्या होगा, तो यहाँ लिख देंगे कि पुष्प में, किसमें, पुष्प में स्वपरागण क्या होता है, तो पुष्प में स्वपरागण निश्चित होता है। ठीक है, पुष्प में स्वपरागण निश्चित होता है। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया। मतलब ये श्योर है कि इसमें जो पुष्प होंगे स्वपरागण की क्रिया होगी और जिससे इनका जो वंश होता है, ये उनका वंश क्या रहता है, चलता रहता है। तो यहाँ पे लिख देंगे जिससे इनका वंश, जिससे इनका वंश क्या रहता है, जिससे इनका वंश बना रहता है, बना रहता है। ठीक है, तो पहली बात सभी को समझ में आ गई। तो ये स्वपरागण के क्या है, तो स्वपरागण के पहला लाभ है कि पुष्प में स्वपरागण जो होता है ये निश्चित होता है, जिससे इनका जो वंश होता है वो क्या रहता है, जिससे इनका जो वंश होता है वो बना रहता है। इतनी बातें समझ में आ गया। अब अगर हम इसकी दूसरी बात करेंगे तो दूसरी बात इसमें बताएंगे स्वपरागण के लाभ में। दूसरी बात क्या बताएंगे, तो स्वपरागण का जो लाभ होगा इसमें दूसरा ये बात बता देंगे हम लोग कि जो पुष्प होते हैं इसमें स्वपरागण को क्या होता है, स्वपरागण दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो स्वपरागण है, स्वपरागण में बेसिकली होता है कि इनको दूसरे पुष्प पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, ये खुद के ही पुष्पों में क्या कर लेते हैं, स्वपरागण की प्रक्रिया कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे स्वपरागण में, स्वपरागण में दूसरे पुष्पों पे, दूसरे पुष्पों पर, दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। ठीक है, दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, नहीं होना पड़ता है। बात सभी को समझ में आया। मतलब ये जो स्वपरागण की प्रक्रिया है, तो सबसे पहली बात इसमें मैंने क्या बताया कि स्वपरागण की जो प्रक्रिया है, स्वपरागण की प्रक्रिया में देखा गया कि इसमें जो इनके जो पुष्प होते हैं इनमें निश्चित है कि स्वपरागण की प्रक्रिया होगी और जिस वजह से इनका वंश क्या रहता है, जिस वजह से इनका वंश बना रहता है। ठीक है, यहीं पर दूसरी बात क्या बताएंगे, तो दूसरा बात इसमें ये हो जाएगा कि स्वपरागण भी क्या होता है, तो स्वपरागण में दूसरे पुष्पों पर इनको निर्भर नहीं होना पड़ता है। ये क्या होते हैं, खुद के पौधों पर ही क्या कर लेते हैं, स्वपरागण की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्वपरागण में क्या होता है, स्वपरागण में दूसरे पुष्पों के लिए इनको निर्भर नहीं होना पड़ता है। इतनी बात सभी को समझ में आ गए। इसके बाद तीसरी बात बता देंगे, स्वपरागण में रंग, मकरकंद, सुगंध, यानी हम कह सकते हैं कि स्वपरागण में रंग हो गया, मकरकंद हो गया, गंध जैसे चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो स्वपरागण में तीसरी पॉइंट क्या लिखेंगे, स्वपरागण में मकरंद, गंध तथा रंग की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, रंग की आवश्यकता नहीं होती है, रंग की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब यहाँ ये ज़रूरी नहीं है
कि स्वपरागण की प्रक्रिया के लिए इनका सुंदर होना, इनमें स्मेलिंग आना और इनमें जो मकरकंद है, इन सभी चीज़ों की ज़रूरतें नहीं पड़ती है। ये स्वपरागण की बिना इन सभी की चीज़ों के ही क्या कर लेते हैं, स्वपरागण की प्रक्रिया कर लेते हैं। अब ये चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे परपरागण की प्रक्रिया होती है। जैसे अब आपको पता है कि परपरागण का मतलब होता है कि एक पुष्प से परागकोश निकलकर दूसरे पुष्प के परागकोश में जाएगा। तो दूसरे पुष्प में कैसे जाता है, तो दूसरे पुष्प में जाने के लिए सिंपल सी बात है कि वो अपनी ओर क्या करेगा, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और कीटों को आकर्षित करने के लिए वो क्या करेगा, उसमें पाया जाएगा मकरंद होगा, गंध होगा और इसमें रंग होगा, तभी तो कीट उसके प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। जब कीट उसके प्रति आकर्षित हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या होते हैं, वो उस पुष्प पे बैठ करके परागकण को क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। अर्थात वो दूसरे पुष्प में क्या लेकर के क्या करते हैं, तो दूसरे पुष्प में परागकण को लेकर चले जाते हैं। तो यहाँ पे स्वपरागण में ऐसी कोई सिस्टम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुद ही पुष्प में हो जा रहा है। दूसरे पुष्पों में अगर ये चीज़ें होने को देखने को मिलता तो शायद यहाँ पे इन चीज़ों की जरूरत होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे स्वपरागण में इन सभी चीज़ों की जरूरत नहीं होती है। तो स्वपरागण के 3 लाभ, ये बातें समझ में आ गई नहीं। पहला, पुष्प में क्या होता है, तो पुष्प में स्वपरागण निश्चित होता है जिससे इनका वंश क्या रहता है, तो जिससे इनका वंश जो होता है बना रहता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि स्वपरागण में दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। और तीसरा पॉइंट है कि स्वपरागण में आपका मकरंद हो जाएगा, गंध हो जाएगा तथा रंग, इनमें इन सभी चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये इसके स्वपरागण के क्या थे, स्वपरागण के 3 लाभ हो जाएंगे। अगर हम चौथे पॉइंट बात करें तो स्वपरागण में अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चौथे पॉइंट में क्या बताएंगे, ये जरूरी नहीं है कि स्वपरागण की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा परागकणों की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे परपरागण की बात होती है तो यहाँ पे परागणों की परपरागण में परागकण जो होते हैं इनकी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे परागकण क्या होते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। बट ऐसा ही इनके साथ सेल्फ पॉलिनेशन में चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें सारी नज़दीक है, खुद के पुष्प में हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्वपरागण में अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में परागकण बने। तो लिख दे चौथा पॉइंट, स्वपरागण में अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। इतनी बात सभी को समझ में आया। मतलब जो स्वपरागण होते हैं, स्वपरागण में क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परागकणों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे कम ही परागकण होते हैं तो भी इसका काम क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद इसके 5वें पॉइंट बताएंगे, इनमें जो होते हैं पैतृक गुण वही होते हैं। ठीक है, यानी इनके जो गुण होते हैं, कौन से गुण होते हैं, तो पैतृक। तो हम कह सकते हैं इनमें पैतृक गुण वही होते हैं। बात सभी को समझ में आ गया। तो ये क्या है, स्वपरागण के लाभ। तो स्वपरागण के लाभ में जैसे पुष्प में परागकण निश्चित होता है और इनका वंश क्या रहता है, बना रहता है। स्वपरागण में दूसरों पुष्पों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। और स्वपरागण में मकरंद हो गया, गंध हो गया, रंग की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण में अधिक परागकणों की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें पैतृक गुण क्या होता है, वही पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, ये बात थी स्वपरागण के लाभ। तो स्वपरागण के लाभ सभी लोगों को समझ में आएगा नहीं है। और एक चीज़ ये है कि मैं 2 दिन किसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था, हालांकि मैं काफ़ी बिजी था जिस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बट कोशिश ये रहता है कि मैं कंटिन्यू वीडियो लेकर आऊँ आप सबके लिए, एक दिन भी मेरा मिस ना हो। लेकिन कभी कभी कोशिश नाकाम हो जाती है। तो आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए और कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए। और आप सब हमारे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे जो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं देते, लाइक भी नहीं करते हैं। तो खैर चीज़ों को आप इस थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये जो मैं लेक्चर लेकर आता हूँ इसको आप क्या करेंगे, शेयर कर दिया करिए। ठीक है, फ़ोन है किसी का, कदम मतलब क्लास ले रहे हैं। तो ये बातें सभी को समझ में आ गया कि स्वपरागण किसे कहते हैं, तो स्वपरागण के लाभ क्या होते हैं, स्वपरागण किसे कहते हैं। टॉपिक कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे स्वपरागण की कौन कौन सी हानि होती है। तो इतना सभी लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा आपको परपरागण की हानि। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं स्वपरागण की कौन कौन से हानि होते हैं। अब देखिए जो स्वपरागण होते हैं, स्वपरागण में बेसिकली हम इसकी हानि की बात करें तो स्वपरागण में हानि में सबसे पहली बात इसमें क्या समझ लेंगे, सबसे पहली बात इसमें समझेंगे स्वपरागण में उत्पन्न जो बीज होते हैं, यानी स्वपरागण में उत्पन्न बीज से बने जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो स्वपरागण से उत्पन्न
बने बीज जो होते हैं, बीज से बने जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, स्वपरागण से उत्पन्न बीजों से बने, ठीक है, पहला पॉइंट, स्वपरागण से उत्पन्न बीज से बने पौधे क्या होते हैं, बीज से बने पौधे कमज़ोर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो स्वपरागण से उत्पन्न बीज से बने, यानी स्वपरागण की प्रक्रिया के बाद जो उत्पन्न बीज हो रहा है और उससे बने पौधे वो हमेशा क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। इसके क्या है, स्वपरागण की हानि है, ठीक है। यानी स्वपरागण से उत्पन्न बीज से बने पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, पौधे जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे, ऐसे बीज क्या होते हैं, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद हम कह सकते हैं कि ऐसे बीज शीघ्र ही नहीं पकते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या लिख दूँ, या पहले दूसरा पॉइंट में कुछ और बता दूं कि स्वपरागण से जो बने बीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, संख्या में कम होते हैं। तो स्वपरागण से बने बीज संख्या में कम होते हैं और भार में क्या होते हैं, हल्के होते हैं, और आकार में क्या होते हैं, तो आकार में छोटे होते हैं। यानी स्वपरागण से जो बनता बीज है उस बीज की जो संख्या होती है वो कम होती है, और वो क्या होते हैं, वो भार में क्या होते हैं, तो भार में वो हल्के होते हैं और आकार में भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ कि स्वपरागण से बने बीज क्या होते हैं, तो स्वपरागण से बने बीज संख्या में क्या चीज़, तो संख्या में कम, भार में क्या होते हैं, हल्का, तथा आकार में भी क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। ये दो बातें समझ में आ गया। तो मैंने दो बातों को कौन कौन सा बताया, पहला मैंने बताया कि स्वपरागण से उत्पन्न जो बीज होते हैं, तो स्वपरागण से उत्पन्न बीज से बने जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, पहला इसका हानि है। दूसरा हानि है कि स्वपरागण से बने जो बीज होते हैं वो संख्या में कम होते हैं, किसमें, संख्या में कम होते हैं, और क्या चीज़ में, और उसका जो भार होता है, उसका जो वेट होता है वो भी क्या होता है, हल्का होता है, और उसका जो आकार होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में ऐसे बीज क्या होते हैं, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं। अब हम यहाँ पे तीसरी पॉइंट क्या कहेंगे, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं, ऐसे बीज शीघ्र, तो यहाँ नहीं दिख रहा होगा, मैं ऊपर लिख दूँ, ऐसे बीज जो होते हैं वो शीघ्र नहीं दिखते हैं। तो अगर ये हो गया तो मैं इसको इरेज कर दूँ, तीसरे पॉइंट में यहाँ लिख दूंगा। हाँ, तीसरा पॉइंट इसका, चलिए देखिए मैं यहाँ से लेकर आ रहा हूँ तीसरा पॉइंट, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते हैं, शीघ्र नहीं पकते हैं, ठीक है। तो ये बातें सबको समझ में आ गया। 3 पॉइंट, पहला स्वपरागण से उत्पन्न बीज होते हैं, बीज से बने पौधे होते हैं, कमजोर होते हैं। दूसरा क्या है, स्वपरागण से बने बीज संख्या में कम होते हैं और भार में क्या होते हैं, हल्के होते हैं, तथा आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और उसके बाद ऐसे बीज क्या होते हैं, तो ऐसे बीज शीघ्र ही नहीं पकते हैं। उसके बाद हम क्या बता देंगे, उसके बाद बता देंगे कि इसमें क्या होता है जिसके कारण नई जाति की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। ऐसे बीज होते हैं उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं। चौथा पॉइंट क्या बताएंगे, ऐसे बीज होते हैं वो उत्तम श्रेणी के नहीं होते हैं, और जिस वजह से क्या होता है, तो जिस वजह से हम कह सकते हैं कि इनके कारण जो नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं ऐसे बीज क्या होते हैं, ऐसे बीज उत्तम नहीं होते हैं, उत्तम नहीं होते हैं, ऐसे बीज उत्तम नहीं होते हैं, जिससे क्या होता है, तो जिससे हम कह देंगे कि जिसके कारण नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है, उत्तम नहीं होते हैं, जिसके कारण नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो बात रही किसकी, तो ये बात रही स्वपरागण के लाभ और स्वपरागण की हानि। तो स्वपरागण के लाभ और स्वपरागण की हानि में अगर किसी को कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से बता सकूं। अगर आप सबको नहीं समझे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। अब हम लोग का जो हेडिंग होगा वो क्या हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा पर परागण किसे कहते हैं और पर परागण की कौन कौन सी युक्तियाँ होती है, ठीक है। तो पर परागण के लिए हम क्या करते हैं, एक नई हेडिंग बना लेते हैं। अगर ये सब हो गया तो मैं इसको इरेज करके अब मैं हेडिंग क्या बना दूँ,
पर परागण। तो हेडिंग आप लोग बनाइए पर परागण। स्वपरागण में देखिए क्या क्या पढ़े। पहले हम लोगों ने परागण पढ़ा। परागण की प्रक्रिया दो तरह से, स्वपरागण, पर परागण। फिर स्वपरागण में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। स्वपरागण में सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या सीखा था, तो स्वपरागण में सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्वपरागण किसे कहते हैं। स्वपरागण में कितने कंडीशन देखने को मिलता था, दो तरह का, प्रथम अवस्था द्वितीय अवस्था बताए थे। फिर उसके बाद स्वपरागण की क्या चीज़, तो स्वपरागण के युक्तियाँ, स्वपरागण की युक्तियाँ में कौन कौन सा टॉपिक आया था, उसमें निमिलता क्या है, द्विलिंगिता क्या है, और उसके बाद क्या था उसमें सहपक्वता क्या है। ये सारा टॉपिक हम लोगों ने स्वपरागण की युक्तियाँ पढ़े थे। ठीक है, अब उसके बाद स्वपरागण की युक्तियाँ के बाद हम लोगों ने क्या देखा, स्वपरागण के कौन कौन से लाभ होते हैं और स्वपरागण के कौन कौन से हानि होते हैं। तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया, स्वपरागण के लाभ और स्वपरागण की हानि। अब हम देखेंगे पर परागण के कौन कौन से लाभ होते हैं और पर परागण की कौन कौन से हानि होते हैं। लेकिन पर परागण के और लाभ हानि देखने से पहले हमें